नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाई अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं। जंक्शन में डीवाईएफआई की बैठक आयोजित। बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर 25 मई को तहसील मुख्यालयों पर अधिकारियों को ज्ञापन देने का लिया गया निर्णय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। दुग्ध डेयरी कर्मचारी संघ ने की सरकार द्वारा रोके गए एरियर के भुगतान की मांग। कथित रूप से ठगी का शिकार हुए लोगों ने ग्रीन सिटी फर्म संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा प्रार्थना पत्र। और अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक जंक्शन स्थित जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। प्रदेश की सत्ता में अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों की अधिकारी नहीं सुन रहे। इसका उदाहरण शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में देखने को मिला। बैठक में मौजूद नोहर विधायक अमित चाचाड़ ने नोहर क्षेत्र में वर्तमान में रासलाना वितरिका के सी ग्रुप में चल रहे पेयजल के बावजूद पानी नहीं पहुँचने का मुद्दा उठाते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर वे समय रहते नहीं चेते तो जिस तरह से पिछली बार नहरों की निगरानी के लिए उन्हें तंबू लगाकर नहर किनारे बैठना पड़ा था, भविष्य में भी उन्हें यह कदम उठाना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारी नहर से पानी चोरी रोकने का काम करें ताकि प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पानी चोरी की घटनाएं भादरा क्षेत्र में हो रही हैं। लापरवाह वहां के अधिकारी पानी चोरी रोकने में नाकाम है। सिंचाई विभाग के अधिकारी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे, उनकी बार बार शिकायतें मिल रही हैं। नोहर विधायक चाचाड़ ने जिला कलेक्टर को ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में नोहर विधायक अमित चाचाड़ के अलावा जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, उप जिला प्रमुख मुकेश सारण, एएसपी नीलम चौधरी व जिला परिषद सीईओ अशोक आसीजा, जिले भर की पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साधारण सभा की बैठक में सदस्यों ने सड़क, बिजली व पानी समेत क्षेत्र की समस्याओं के मुद्दे उठाए। विशेषकर बिजली व पानी के मुद्दे प्रमुखता से उठे। नहरबंदी का समय बढ़ाए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के समक्ष मुद्दा उठाया कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर आम जन की समस्याओं का समुचित समाधान सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने विभिन्न बिंदुओं पर विचार व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए निर्णयों की समुचित पालना सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मसलों का निस्तारण कर आम जन को राहत प्रदान करें। सभी अधिकारी अपने विभागों में लोगों की समस्याओं के निस्तारण का समुचित सिस्टम विकसित करें, जिससे लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और बेहतर समाधान सुनिश्चित हो सके। और विधायक अमित चाचाड़ ने सदन के माध्यम से बजट में पूरे हनुमानगढ़ जिले की घोषणाएं करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। शहरी क्षेत्र में चाहे नगर पालिका, नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अनिवार्य कर आप इस सदन में प्रस्ताव ले लो, क्योंकि सदस्य की तरफ से भी आया भी है। लेकिन मुझे लगता है भविष्य की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जिला परिषद मेंबर सभी यही चाहते हैं कि अगर हम अंदर कभी बैठेंगे, जब हमारे साथ अगर कोई आया हुआ हो, चाहे हमारे पति हो, काका हो, चाचा हो, कोई भी हो, तो हमारे साथ बैठेंगे तभी हम अंदर बैठेंगे, नहीं तो हम कभी मीटिंग में नहीं आएंगे। इसलिए मैं इन सभी को साथ लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे साथ में, कुछ नहीं होगा। और जो भी समस्या होगी तो ये लेडीज़ है, ये इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इसलिए इनके साथ में आए हुए ये सभी मेरे में हम बोलेंगे नहीं, अपने इनको बता देंगे, तभी बता कर काम का समाधान करवाएंगे सभी अधिकारियों। आज हनुमानगढ़ में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जारी। इस बैठक में प्रमुख मुद्दा बिजली व पानी का रहा और सदन के माध्यम से हम सब ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी धन्यवाद प्रस्ताव पास किया कि उन्होंने बजट में पूरे हनुमानगढ़ जिले के सभी विधानसभाओं में अनेक बजट की घोषणाएं की और मुख्यमंत्री जो बिजली के बिलों के लिए घोषणा की रिपोर्ट में पड़ी। हमें खुशी है कि 55,376 उपभोक्ताओं का बिल शून्य हुआ है, जीरो हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार। क्योंकि इसके साथ ही जो हमारी नहरबंदी आज 20 तारीख को समाप्त होनी थी, पीछे सिंचाई मंत्री जी साहब हम पंजाब का भी दौरा करके आए, वहाँ कट लगने की वजह से वो नहरबंदी प्रभावित हुई और आज लगभग 1 हफ्ते के बाद पानी आएगा। तो सभी सदन के सदस्यों ने कलेक्टर साहब को विशेष तौर से यही कहा गया है कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचना चाहिए, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसके लिए चाहे पटवारियों को लगाना पड़े, चाहे ग्राम सेवकों को लगाना पड़े, चाहे कितने भी टैंकरों की व्यवस्था हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। मेरे नोहर क्षेत्र में विशेषकर रसलाना का सी ग्रुप चल रहा है पेयजल में,
और पानी नहीं पहुँच रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ पूर्व में भी चोरी की घटनाएं काफ़ी होती हैं। आज भी मैंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को कहा है कि अगर समय रहते आप नहीं चाहते तो जिस तरह से पिछली बार पानी के लिए नहरों की निगरानी के लिए नहर किनारे बैठा था, भविष्य में भी मुझे यही कदम उठाना न पड़े। इसलिए समय रहते हुए आप चाहते हुए पानी चोरी रोकने का काम करें, जिससे कि प्रत्येक घर तक हम पीने का पानी पहुँचा सकें। मुख्यमंत्री जी ने सुनवाई की, तभी ये हुआ कि इतिहास में पूरे भारत का पहला पुलिस थाना ऐसा खोला गया जो पानी चोरी रोकने का काम करेगा। लेकिन चूंकि पानी चोरी ज़्यादा भादरा क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी उस पानी चोरी रोकने में नाकाम घोषित हो रहे हैं। पुलिस विभाग का वो सिंचाई विभाग के अधिकारी सहयोग नहीं करे, उनकी बार बार शिकायतें की जा रही है। इसीलिए मैंने आज कलेक्टर साहब को भी कहा है, जो भी लापरवाह अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डीवाईएफआई की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर 25 मई को तहसील मुख्यालयों पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। सेना भर्ती शुरू करने तथा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सभी दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से 25 मई को सभी तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। इससे पहले पुतले की शव यात्रा निकाली जाएगी। यह निर्णय डीवाईएफआई की बैठक में लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन आज सरकार रोजगार के मुद्दे से ध्यान भटका रही है। नौजवानों को धर्म की राजनीति की तरफ धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर नौजवानों को एकजुट कर सरकार को वादा याद दिलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि कहां है मेरा रोजगार। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भी लगातार विफलताएं सामने आ रही हैं। पेपर लीक प्रकरण की घटनाओं से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर भर्ती में नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। समय पर भर्तियां न होने से नौजवानों में निराशा पैदा हो रही है। नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इन सब के बावजूद सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। ऐसी सरकारें नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। इसे डीवाईएफआई कतई सहन नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि देश भर में बेरोजगारी के लिए डीवाईएफआई की ओर से व्यापक संघर्ष का खाका तैयार किया गया है। भारत की जनवादी नौजवान सभा नौजवानों को लामबंद करेगी। इसी क्रम में 25 मई को सुबह 11 बजे तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने के बाद 30 मई को शव यात्रा निकाल मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। बैठक में जगजीत सिंह जग्गी के अलावा मोहन लोहरा, वेद सुतार, सुरेश कुमार, पूर्णराम, राजकुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बेरोजगारी को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर जब मोदी सरकार सत्ता में आई, सरकार में आने से पहले मोदी सरकार ने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस रोजगार के सवाल पे पूरे 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात जब कही गई तो नौजवानों ने मोदी सरकार को लाना बेहतर समझा। लेकिन जैसे जैसे सरकार के दिन बीतते गए वैसे वैसे सरकार का नौजवानों से मोह बंद हो गया और 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन में ये तय किया गया है कि वो नौजवान जो बेरोजगार है वो नौजवान सरकार से मांग करे, सरकार से पूछे कि कहाँ है मेरा रोजगार। इस सवाल को लेकर के पूरे देश भर में डीवाईएफआई के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जाएगा। आज का कार्यक्रम ये था कि मोदी सरकार जो सत्ता में जब आई तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वायदा के साथ आई, लेकिन सरकार आने के बाद, सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का नौजवानों से मोह भंग हो गया और इस बात को लेकर के 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन में तय किया गया है कि डीवाईएफआई के नेतृत्व में पूरे देश भर के बेरोजगार नौजवानों को लामबंद करके केंद्र और राज्य सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। पिछले 4 वर्ष से जो सेना भर्ती है सरकार ने अभी नहीं निकाली है और नौजवान लगातार निराश हो रहा है। राजस्थान में चाहे रीट की भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, हर भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर माफिया बड़े पैमाने पे सरकार के इशारे पे मलाई खा रहे हैं। इसको लेकर के डीवाईएफआई पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेगी और दोषियों के खिलाफ जब तक राजस्थान की सरकार कार्रवाई नहीं करती है ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो इस बात को लेकर के आज का ये कार्यक्रम हमने रखा है। इस सम्मेलन में हमारे साथी जगजीत सिंह जग्गी को केंद्रीय सचिव मंडल में चुने जाने पर जिला कमेटी हनुमानगढ़ क्रांतिकारी बधाई देती है और आशा करते हैं कि यूं ही मैदान में, संघर्षों के मैदान में हमारे साथी
संघर्ष करते रहे और नौजवानों को लामबंद करके जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जो आज जो खेल नौजवानों के साथ जो खेला जा रहा है, नौजवानों को मरने के लिए उनको प्रचलित किया जा रहा है भी आप आत्महत्या करो, रोजगार हमारे पास है ही नहीं। अब केंद्र सरकार जो कह रही थी कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, रोजगारों को लेकर जब भी पेपर होती है, जैसे कोई रीट की भर्ती का परीक्षा का पेपर हो, चाहे वो सेना भर्ती का हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर हुआ है, उसमें जो लोगों को मतलब जो दोषी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम ये मांग करते हैं। भारतीय जनवादी नौजवान सभा इस बात को कतई सहन नहीं करेगी। नौजवानों के साथ हम गंभीर तरीके से पेश आएंगे। पूरे केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते इस लोगों को, दोषियों को गिरफ्तार करें, अन्यथा भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी 25 मई को 11 बजे तहसील मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाएगा और 30 मई को पुतला जलाया जाएगा, मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली जाएगी। इन सवालों को लेकर डीवाईएफआई बड़ा आंदोलन करेगी, जैसे कि सेना भर्ती शुरू करो, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में दोषियों को गिरफ्तार करो। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में सहायिकाओं को स्थायी करने और ग्रेजुटी लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं विभिन्न सूचनाओं को धरातल पर पहुंचाने का कार्य भली भांति कर रहे हैं। कोविड-19 व लॉकडाउन व इसके उपरांत भी घर घर जाकर सर्वे करने, आम जन को बीमारी के प्रति जागरूक करने एवं वैक्सीन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में तमाम ऑनलाइन कार्य आंगनबाड़ी सहायिकाओं से ही करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्री प्राइमरी शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान सहायिकाओं द्वारा दिया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25/4/2022 सिविल अपील नंबर S3153 में सहायिकाओं के कार्य को अंशकालिक कार्य के स्थान पर पूर्णकालिक माना गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद को वैधानिक माना गया है। इसके अलावा दोनों को मानदेय कर्मी न मानते हुए राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानदेय के स्थान पर वेतनमान में संशोधन करते हुए स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सीमा भाटी, रानी जी नागल, कमलजीत कौर, अनंत कंवर, सरोज जानी, मंजीत कौर, माया कौर, सुमन, ममता सहित अन्य सहायिकाएं उपस्थित रही। हाँ जी, हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड तो यही रहती है हमेशा से कि हमें मानदेय से हटा के स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और जिससे कि आगे जब भी हम ज्ञापन दे रहे हैं तो हमारा मुख्य यही रहता है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जैसे कि अब गुजरात में सुनने को आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुटी के आदेश पारित किए हैं, तो हम उसी विषय में आज सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं आज। और ये प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से हम विनती करते हैं कि हमें भी ग्रेजुटी का अंशदान प्राप्त किया जाए और सारी बहनों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दुग्ध डेयरी संघ कर्मचारियों ने सरकार द्वारा रोके गए एरियर का भुगतान करने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। दुग्ध डेयरी कर्मचारियों ने सन 2017 से सरकार द्वारा रोके गए एरियर सहित अन्य भत्तों के भुगतान की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। दुग्ध डेयरी कर्मचारियों ने बताया कि सन 2017 से सरकार ने बिना कोई उचित कारण बताए कर्मचारियों का एरियर रोक रखा है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 10 दुग्ध डेयरियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्तर पर संघ के कर्मचारियों को भुगतान कर दिया है, मगर बहुत सी दुग्ध डेयरियों के कर्मचारी अभी भी एरियर के भुगतान से वंचित हैं। दुग्ध डेयरी संघ कर्मचारियों ने बताया कि आज कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर 2017 से रोके गए एरियर भत्ते और अन्य की भुगतान की मांग की है। आयोग में सभी कर्मचारी अधिकारियों को 2017 से नकद भुगतान का जो गवर्नमेंट द्वारा आदेश दिया गया था, डेयरी संघ में कुछ संघों का माननीय गोपालन मंत्रालय द्वारा एवं वित्त मंत्रालय द्वारा बिना किसी वजह रोक लिया गया है, जो कि संघ में कार्यरत सभी कर्मचारी अधिकारियों के साथ अन्याय है। कुछ डेयरियों ने अपने स्तर पर हालांकि इसे दे दिया गया, लेकिन लगभग 10 संघ ऐसे हैं जिनको कि एरियर का भुगतान नहीं किया गया। हम समूह पत्र देकर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें 2017 का वेतन जो हमारा एरियर बनता वो दिया जाए। आज हमने सबने पत्र द्वारा इनको ज्ञापन दिया है। वर्ष 2017 का जिस प्रकार बाकी संस्थाओं को एरियर का भुगतान किया है, 7वें वेतन आयोग जब लगा तो कुछ डेयरियों को वर्ष 2017 का एरियर का भुगतान किया गया, परंतु हमारी गंगमूल संस्था श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हनुमानगढ़ जंक्शन, ये एक स्वयं वित्त संस्था है, स्वयं वित्त पोषण संस्था है।
ये अपने स्तर पर सक्षम है एरियर देने में, जैसा कि बाकी डेयरियों में कई यूनिटों में दे दिया गया है, हेड ऑफिस में भी दे दिया गया है। हम भी सभी कर्मचारी साथी, कर्मचारी अधिकारी गण ये मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वर्ष 2017 का एरियर का भुगतान करवाया जाए। हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कथित रूप से ठगी के शिकार हुए कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर ग्रीन सिटी नामक कंपनी के संचालक पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। टाउन जंक्शन के कुछ नागरिकों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर टाउन थाना में दर्ज FIR नंबर 647 में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि टाउन स्थित ब्रिजलाल भावनानी पुत्र तीर्थदास निवासी वार्ड नंबर 19 आड़त का व्यवसाय करता था। उक्त व्यक्ति ने आड़त के व्यवसाय के साथ साथ एक ग्रीन स्टार फर्म बनाकर उसमें कई लोगों को शामिल कर समय को उसका मालिक बताते हुए लोगों को कंपनी के माध्यम से रुपया डबल होने का झांसा देकर लोगों से निवेश करवाता था। इसके बदले में भुगतान प्राप्ति हेतु समय ब्रिजलाल के चेक तथा अपने भाई के हस्ताक्षरों के चेक संबंधित लोगों को देता था। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उक्त व्यक्ति अपनी कंपनी के दावे बढ़ चढ़ कर करता था। समय को ग्रीन स्टार कंपनी का मालिक बताते हुए मोटिवेशन स्पीच भी दिया करता था। उनकी स्पीच से प्रभावित होकर काफी लोगों ने करोड़ों रुपए ब्रिजलाल सिंधी की ग्रीन स्टार कंपनी में निवेश कर दिए। रुपए बैंक खाता द्वारा स्थानांतरित किए गए, जिसका बैंक रिकॉर्ड सबके पास उपलब्ध है। इस दौरान उसने अपनी पुत्री के ससुराल वालों को भी अपनी कंपनी में शामिल कर लिया और ब्रिजलाल, उसका भाई तथा उसकी पुत्री का ससुर तीनों मिलकर निवेशकर्ताओं से धोखाधड़ी करने लगे। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभियुक्त ब्रिजलाल व श्याम सुंदर द्वारा लोगों से रुपया प्राप्त कर अनेक लोगों के पक्ष में चेक जारी कर दिए गए, जो कोरोना काल के बाद सभी चेक अनादृत हो गए। इससे संदर्भ चेकों के मुकदमे संगरिया, हनुमानगढ़, टीबी, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के अन्य तहसीलों के न्यायालयों में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र के अनुसार ब्रिजलाल व उसके रिश्तेदार द्वारा लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी मार ली गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार अब अभियुक्त परिवादियों पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहा है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त की पुलिस द्वारा भी कथित रूप से सहायता की जा रही है। प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोपी के विरुद्ध दर्ज करवाए गए मुकदमों में परिवादियों की सुनवाई नहीं हो रही तथा परिवादियों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि चूंकि मुकदमा करोड़ों रुपए के घोटाले से संबंधित है, ऐसी स्थिति में प्रकरण की जांच उच्च अधिकारियों या CID CB से करवाई जानी नितांत आवश्यक है। ज्ञापन देने वालों में उग्रसेन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ टाउन का एक ब्रिजलाल सिंधी है बंदा, जो बहुत बड़ा फ्रॉड है। पहले भी उसने काफ़ी लोगों के साथ प्रॉपर्टी के नाम पे और फ्रॉड किया है और उसने अभी एक कंपनी बना के कम से कम 200 लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए हैं और हम सभी को उसने पेमेंट के एवज में चेक दिए थे। जब हमने अभी चेक लगाना शुरू किया है तो उसने क्या है कि सभी लोगों पे एक FIR कर दी है और झूठी हमें मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और यही है सर मामला।
और पुलिस भी पूरी सपोर्ट कर रही है उनकी। एसपी साहब से हमारी मांग यही है कि हमें बिल्कुल आप निष्पक्ष जांच करो और हमें न्याय दिलाओ, क्योंकि हमें आर्थिक रूप से पहले उसने तोड़ दिया था और अभी अखबारबाजी करवा के और सामाजिक रूप से हमारी बहुत ज़्यादा छवि खराब की है उसने। महिला थाना में पोक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर संख्या 125 में आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 125 में निष्पक्ष रूप से अनुसंधान करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि परिवादी द्वारा महिला थाने में दिनांक 2/4/2022 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस द्वारा मामला धारा 452, 323, 354, 382, 506, 34 IPC 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण की वर्तमान में पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जांच की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपी राजनीतिक व आर्थिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो अत्यंत शातिर व बदमाश प्रवृत्ति के हैं। ज्ञापन के अनुसार मामले में पीड़िता के 164 CRPC के तहत बयान लेखबद्ध हो चुके हैं। FIR को दर्ज हुए 1 माह 8 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं तथा वे सरेआम खुले घूमते हुए धमकियां दे रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के होने के नाते विभिन्न वाहनों के जरिए पीड़ित परिवार के घर के आगे चक्कर लगाते रहते हैं तथा राजीनामा करने के लिए धमकाते रहते हैं। ज्ञापन के अनुसार परिवादी आरोपियों की धमकियों से भयभीत हैं और समय को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में जांच कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। हमारे बच्ची के साथ में जो घटना हुई है 354 और पोक्सो का मामला और 382 चौथे वाले ढानी का मामला है। उस दिन है उनका व्यक्ति पुलिस से उनको अरेस्ट अभी तक पुलिस ने नहीं किया। हमारे घर पे गए थे, हम तो सरसों काटने के लिए खेत गए थे और फाइनेंस वाले मन के घर पे गए थे कि आपके पापा से फाइनेंस बकाया है और बच्ची घर के अंदर पढ़ रही थी अकेली, उसके साथ में छेड़छाड़ करी और उसका मोबाइल लेके छीन के चले गए। जुर्मा दर्ज करवाया था टाउन थाने में। उसके अभी डिप्टी साहब जांच करे, कोई अरेस्ट नहीं किया मुलजिमों को। हम कलेक्टर साहब से मिलना है, SP से मिलना मांग है, मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। जंक्शन पुलिस ने 1.5 वर्ष से फरार चल रहे मारपीट करने के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन पुलिस ने मारपीट प्रकरण में 1.5 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के ASI जय सिंह ने बताया कि आरोपी भोला सिंह ने सुमन कुमार नामक व्यक्ति से लगभग 1.5 साल पहले मारपीट की थी। भोला सिंह के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस दौरान अनुसंधान में भोला सिंह को मारपीट का दोषी पाया गया। पुलिस ने उसे दबिश देके गिरफ्तार करने का प्रयास किया, मगर वह फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। ASI जय सिंह ने बताया कि आरोपी भोला सिंह को अदालत में पेश कर उसे जेसी किया जाएगा। आज से करीब 1.5 साल पहले सुमन कुमार व्यक्ति के साथ में भोला सिंह ने मारपीट की थी। मारपीट करने के बाद में ये अपनी जगह छोड़कर वहाँ से भाग गया। अब तो कभी पड़ जा रहा है, कभी बीता है, कभी जोधपुर, कभी बठिंडा, कभी संगरिया। कल 35 गिरफ्तार किया है और अभी इस वजह से करने जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।